बजाज की मौत की खबर मिलते ही रंजीत और नितिन मिसेस बजाज के साथ फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। रंजीत को बजाज की मौत से गहरा सदमा पहुंचा। रंजीत बिल्कुल हिंदी पिक्चरों का विलन लगता था। अपनी रौबदार आवाज में रिया की आंखों में झांकते हुए उसने पूछा, तुम क्या कर रही थी जब ये सब कुछ हुआ? रिया एकदम घबरा गई। उसे लगा आज तो किस्सा खत्म। किसी तरह संभलते हुए बोली, जी मैं रिसेप्शन में थी। बजाज सर के रूम के बगल में मैंने एक छोटा सा रूम ले रखा था। हम लोग को एक साथ ही डिनर भी करना था। बजाज सर बोले मैं नहा लेता हूँ, फिर साथ बैठ कर डिनर करेंगे, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। लेकिन जब बहुत देर हो गई तब मैंने मिस्टर बजाज के डोर को खटखटाया, लेकिन जब काफ़ी देर तक रूम नहीं खुला तो मैंने रिसेप्शन से मदद मांगी। देखो रिया, तुम कुछ हमसे छुपाने की कोशिश मत करना। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे कि मौत तैर रही हो उन आंखों में। जी मैं क्या छुपाऊंगी आपसे, जो सच है वो सब मैंने आपको बता दिया। रिया, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। जब मिस्टर बजाज ने तुमसे कहा था तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, तो तुम रिसेप्शन पर जाकर क्यों बैठ गई? रिया की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया, लेकिन विमल ने उसे इस पल के लिए काफ़ी समय से तैयार किया था। रिया की नज़र रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी पे गई। उसने मन ही मन विमल को कोसा। वो समझ गई कि रंजीत ने रिसेप्शन का सीसीटीवी देखा है। जी मैं बोर हो गई थी, इसलिए रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई थी। और वो सरदार कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? मैंने सरदार से कोई बात नहीं की। मुझे भारतीय देखकर वो मेरे निकट आकर बैठ गया था और 1-2 मिनट बाद ही वो चला गया था। रंजीत कुछ पल रिया की आंखों में घूरता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, खैर छोड़ो, पुलिस तुमसे सब उगलवा लेगी। अगर कोई बात है तो तुम हमें बता दो, नहीं तो पुलिस की सख्त पूछताछ में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पुलिस का नाम सुनकर रिया बहुत अधिक घबरा गई। जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तो मुझे किस बात का डर? दूसरे दिन जब रिया ऑफिस पहुंची तो पियन ने आकर बताया, इंस्पेक्टर आनंद आपको वेटिंग रूम में बुला रहे हैं। रिया के हाथ पैरों में कंपन होने लगी। वो घबराते हुए वेटिंग रूम में गई। वहां इंस्पेक्टर आनंद, रंजीत और 1-2 लोग और बैठे थे। इंस्पेक्टर आनंद नई पीढ़ी के युवा पुलिसमैन थे। वो शान के साथ में खाकी वर्दी पहनता था। रिया को देखकर उसने कहा, आइए मिस रिया, बैठिए और मैं कुछ आपसे पूछूंगा, उसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा। अब आप शुरू से लेकर अंत तक मुझे सब कुछ बता दीजिए, बिल्कुल छुपाइएगा नहीं। रिया घबराई हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। आनंद ने उसकी दुविधा को देखते हुए रंजीत और उसके लोगों से कहा, आप लोग बाहर चले जाइए, मैं अकेले में इनसे पूछताछ करूंगा। रंजीत खुद कमरे में रुकना चाहता था, पर इंस्पेक्टर के दृढ़ शब्द सुनकर वो चला गया। सबके जाने के बाद आनंद ने कहा, देखिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे भी चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं रखता। लीजिए पानी पीजिए और मुझे केवल 2 बातों के जवाब दे दीजिए। नंबर 1, वो सरदार कौन था, क्या आप उसे पहले से जानती थी? और नंबर 2, बाथ टब के पास तेल कहाँ से आ गया? थोड़ा सा पानी पीकर रिया थोड़ी नॉर्मल हुई और उसने बताया, उस सरदार से ना मैं पहले और ना उसके बाद कभी भी नहीं मिली हूँ। रिसेप्शन पर 2 बार मुलाकात हुई थी और दूसरा, बजाज साहब थोड़ा रंगीन तबीयत के थे। उन्होंने 2 थाई मसाज वाली अपने कमरे में बुलाई थी। हो सकता है मालिश के दौरान कुछ तेल फर्श पर गिर गया हो। सरदार को पहले देखकर आप चौंकी थी और फिर बाद में नॉर्मल होकर उससे बात करने लगी। मुझे बताइए कि सरदार कौन था और आप उसे कैसे जानती थी? इस एक बात का सही उत्तर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा और आपको क्लीन चिट दे दूंगा। सर वो पहली बार जब आकर मेरे पास बैठा तो मैं इसलिए चौंक गई थी कि वहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा भी कि इतनी जगह पड़ी हुई है, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? वो कहने लगा, कमाल है, मैं भी भारत से हूँ, आप मुझे देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? लेकिन जब मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी तो वो चला गया। थोड़ी देर के बाद में वो पुनः आया और बोला, आप अभी तक यहाँ बैठी हैं, क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगी? मैंने उससे मना कर दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा और ना ही मैंने उसको अपना नाम बताया। ठीक है मिस रिया,
अभी तो मैं आपके जवाब को गलत नहीं मान रहा। हो सकता है कि आपको मेरे साथ थाईलैंड उस होटल में चलना पड़े तफ्तीश के लिए। आने जाने का खर्चा डेफिनेटली सरकार देगी। इस सर, जब थाईलैंड की सरकार ने इसको एक एक्सीडेंट मानकर केस क्लोज कर दिया है, तो आप लोग इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? लगता है आप बजाज को नहीं जानती। बजाज का नाम इस देश के प्रमुख उद्योगपतियों में गिना जाता है, और फिर मिस्टर रंजीत भी इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, और रंजीत जी की पुलिस में बहुत जान पहचान है। कितने ही केस इनके नाम पर दर्ज हैं पुलिस थाने पर अपनी पहचान के दम पर सब इन्होंने रफा दफा करा दिए हैं। शाम को सारा किस्सा रिया ने विमल को बताया। बिल्कुल सही किया तुमने, आगे भी घबराना नहीं। लगता है पहले वाले इंस्पेक्टर राघव की तरह ये इंस्पेक्टर बुरा नहीं है। आप सही कह रहे हो जीजू, मुझसे भी काफी नरमी से पेश आया, मुझे पानी पिलाया और सभी को रूम से बाहर निकाल दिया ताकि मैं घबरा न होऊं। और रंजीत तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहता हो। रिया, वैसे हमसे 2 गलतियां हुई हैं। नंबर 1, हमने ये मालूम नहीं किया कि इंस्पेक्टर राघव ही है या बदल गया है। खुदा ना खास्ता अगर राघव होता और वो तुम्हें पहचान लेता तो खेल तो वहीं समाप्त हो जाता। भगवान बड़ा दयालु है कि उस इंस्पेक्टर का तबादला हो गया और नया इंस्पेक्टर आ गया। नंबर 2, थाईलैंड में हमने सीसीटीवी का ध्यान नहीं किया। खैर, जो भी हो रिया, मैं इस खेल को जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ, चाहे परिणाम जो भी हो। तुम मुझे 1-2 दिन में रंजीत की गाड़ी का नंबर बताओ ताकि उस पापी का अंत हो सके। एक दिन ऑफिस के बाद रिया ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। विंडो ग्लास को नीचे करके इंस्पेक्टर आनंद का चेहरा परिलक्षित हुआ। उसने कहा, आइए बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे घबराइए मत रिया जी, मैं आपसे मिस्टर बजाज के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को दे चुका हूं, जिसमें मैंने बजाज की मौत को एक हादसा ही माना। रिया को थोड़ी हिम्मत बंधी और वो गाड़ी में बैठ गई। आनंद ने पूछा, हाँ तो रिया जी, कब से काम कर रही हैं आप इस कंपनी में? जी, मुझे यहाँ काम करते हुए बस 2-4 महीने ही हुए हैं। सैलरी और काम ठीक ठाक है, इसलिए काम में मन लग रहा है। बुरा मत मानिएगा, 2-4 महीने में आप मालिकों से इतना घुल मिल गई कि उनके साथ थाईलैंड चली गई। सर, आप जानते नहीं, प्राइवेट कंपनी में ना का मतलब नौकरी से हाथ धोना है। और वैसे भी मिस्टर बजाज मुझसे काफी शिष्टता से पेश आते थे और उन्होंने मेरे से बहुत बड़े थे। रिया जी, आपकी उम्र तो काफी कम लगती है, क्या शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ। पढ़ भी रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, क्या कोई आर्थिक समस्या है? रिया सकपका गई। कैसे बताती कि नौकरी करने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि बदला लेना है। जी ऐसा तो कुछ नहीं है, MBA करके मैं अच्छी पोजीशन पर काम करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद आनंद ने कार को एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दिया और बोला, मैं अपना खाना यहीं से पैक करा कर ले जाता हूँ। आइए, आज आप भी मेरे साथ एक कप कॉफी पी लीजिए। पैक करने में कुछ समय तो लगेगा ही। धन्यवाद सर, मैं कार में ही बैठी हूँ, आप आराम से खाना पैक करा लीजिए। भैया, क्या बात हुई? आपका केस भी बंद करा दिया, बदले में एक कप कॉफी तो पीनी बनती है। चलिए ठीक है, लेकिन बिल मैं अदा करूंगी। यानी आप मुझे इस केस को बंद करने की रिश्वत दे रही हैं? अब जो भी समझिए, आप पुलिस अधिकारी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं काउंटर पे खाने का और कॉफी का ऑर्डर देकर वॉशरूम होकर आता हूँ। इंस्पेक्टर आनंद के जाने के बाद 2 आवारा टाइप लड़के, जिसमें से एक के बाल लाल और दूसरे के पीले थे, रिया के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए और बोले, अकेली बैठी हो? कंपनी चाहिए? हम देंगे तुम्हें कंपनी। लड़कियों को खुदा इतना रंग रूप दे देता है कि जिस्म में सिहरन सी हो जाती है। भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग जानते नहीं मेरे साथ कौन है। हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा और फिर हम डरते हैं किसी से। ये कहते हुए उसने रिया का झूठा पानी का गिलास उठा लिया और पीने लगा। तभी उसकी कनपटी पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ लगा और वो पानी समेत मेज पर गिर गया। इंस्पेक्टर आनंद को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर आनंद ने उनके लाल पीले बालों को पकड़कर उन्हें दोनों को धरती पर पटक दिया।
वो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। गलती तुमसे नहीं हुई, तुम्हारे माँ बाप से हुई है, जो उन्होंने तुम जैसे कमीनों को जन्म दिया। फिर आनंद ने उन दोनों की धुनाई करनी शुरू कर दी। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दीजिए सर, इस शहर में लड़कियों के साथ आए दिन ऐसा ही होता रहता है। तुम शांत रहो। जब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा, ये अपनी हरकतें करना बंद नहीं करेंगे। फिर उसने दोनों लड़कों से कहा, अब जब तक हम लोग काफी पी रहे हैं, तुम दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाते रहो, यही तुम्हारी सजा है। रेस्टोरेंट से लौटते हुए रिया ने इंस्पेक्टर आनंद से कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मेरे कारण आपका पूरा दिन खराब हो गया। नहीं रिया, मुझे गुस्सा तुम्हारी बात पर आया। लड़कियां जब तक इन बदतमीजियों को सहन करती रहेंगी, इन घटिया लोगों को शह मिलेगी। देखो रिया, अब एक साथ बैठकर कॉफी पी चुके हैं, इसलिए सर्वर कहना छोड़ो, सीधे नाम पर आ जाओ। देर हो जाने के कारण विमल चिंतित हो गया था और कंपाउंड के बाहर रिया का इंतजार कर रहा था। रिया को इंस्पेक्टर आनंद के साथ आता हुआ देख वह भी घबरा गया। रिया ने दोनों का परिचय कराते हुए कहा, जीजू, ये है इंस्पेक्टर आनंद, और आनंद ये है मेरे जीजू विमल चंद्रा। इंस्पेक्टर ने विमल से हाथ मिलाते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैंने अभी 2 महीने पहले थाने का चार्ज लिया है। जी आइए अंदर चलिए, एक कप चाय पिलाने का सौभाग्य हमें दीजिए। धन्यवाद विमल जी, फिर कभी। आज तो मैं रिया को रेस्टोरेंट से काफी पिला के ही लाया हूँ। इंस्पेक्टर आनंद जाने लगा, फिर अचानक मुड़कर वापस आया और बोला, मिस्टर विमल, आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। कहीं तो हमारी मुलाकात हुई है। हो सकता है कहीं मुलाकात हुई हो, पर याद तो मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या आप लायंस क्लब में टेनिस खेलने जाते हैं? कभी कभी 1-2 महीने में काम से फुर्सत मिलती है तो चला जाता हूँ। मेरी एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको वहीं देखा होगा। आनंद के जाने के बाद विमल ने रिया को समझाया, ये क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर से जान पहचान बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं तो कभी लॉयंस क्लब गया भी नहीं हूँ। हो सकता है आनंद थाईलैंड के सरदार और मुझ में समानता देख रहा हो। जीजू, लेकिन वो केस तो आनंद ने क्लोज कर दिया है, उसने आज ही मुझे बताया। रिया, अभी तुम बच्ची हो, तुम नहीं जानती ये पुलिस वाले कब कब के गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर आनंद अक्सर रिया को मिल जाता था और उसके मना करने पर भी रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर उसे घर छोड़कर आता था। उसकी दिलचस्पी रिया में बढ़ती जा रही थी। रिया भी आनंद के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी थी। ऐसे ही बातों बातों में उन दोनों ने प्रेम का इजहार भी कर दिया। एक दिन इंस्पेक्टर आनंद ने रिया से कहा, कल तुम थोड़ी देर के लिए 11 बजे के लगभग थाने आ जाना। वो बजाज का केस क्लोज कराना है, तो उसमें आपके 1-2 जगह सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बस फिर आप चली जाना। जब ये बात रिया ने विमल को बताई तो विमल सोच में पड़ गया। अगर उस हेड कांस्टेबल शिंदे ने तुम्हें देख लिया तो वो तो तुम्हें पहचान सकता है। तुम एक काम करो। ऐसा कहकर विमल ने रिया को समझाया कि उसे क्या करना है। रिया थाने में अगले रोज बुर्का पहनकर गई। एक सिपाही ने उससे पूछा, आपको क्या काम है? किससे मिलना है? इंस्पेक्टर आनंद से मिलना है। उनसे बोलिए कि उनकी मित्र कश्मीरा उनसे मिलने आई है। कश्मीरा नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता और वो मेरी मित्र है। खैर जो भी हैं, उन्हें अंदर ले आओ। रिया ने अंदर आकर सलाम करते हुए आनंद से कहा, क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपके मित्र नहीं हूँ? साथ ही रिया ने चेहरे से अपना नकाब ऊपर कर दिया। रिया, तुम? ये बुर्का, ये कैसा है? ये बुर्का तो पहन रखा है। बताती हूँ, थोड़ा धीरज तो रखो। थाने में आते अगर मुझे कोई देख लेता तो 1000 सवाल करता, बदनामी होती 100 अलग। अच्छा, तो इसका मतलब हम जो थाने में बैठे हैं सब बदनाम है। खैर ठीक किया तुमने। काले बुर्के में तुम्हारा गुलाबी चेहरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के पीछे चांद छुप गया हो। मेरी
शायरी करने का मन कर रहा है। ए मियां, शायरी छोड़िए, सरकार आपको शायरी करने के लिए तनख्वाह नहीं देती है। काम की बातें कर लीजिए कुछ। मैं ऑफिस से केवल 1 घंटे की छुट्टी लेकर आई हूँ। ठीक कह रही हूँ। वैसे भी मैं 1-2 दिन में तुम्हारे जीजू से अपने और तुम्हारे बारे में बातें करने वाला हूँ। लो, इन कागजों पर इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दो और इस केस से आज़ाद हो जाओ। उस दिन जेके इंटरनेशनल के पार्टनर नितिन को कुछ आवश्यक कार्य से जाना था, लेकिन उसे अपनी गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रंजीत से उसकी कार की चाबी मांगकर उसकी गाड़ी से जाने लगा। गाड़ी लेकर जैसे ही वो एकांत सड़क पर आया, उसने फ्रंट मिरर में देखा कि ठीक उसके पीछे एक साया धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उस साये ने रिवॉल्वर नितिन की कनपट्टी पर लगा दी और भर्राई हुई आवाज में बोला, रंजीत, आज तुझे तेरे कर्मों का हिसाब मिलेगा। अब तू वैसा ही करेगा जैसा मैं तुझसे कहूँगा। अपनी गाड़ी को बाएं रास्ते पर ले ले। मौत को इतना करीब देखकर नितिन विचलित हो गया। देखो, गोली मत चलाना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मैं नितिन हूं, रंजीत नहीं। विमल, जो रंजीत की गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था, को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा वो सच में नितिन था और उसके लिए उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भी नहीं भड़क रही थी। निर्जन में एक नहर के पास विमल ने गाड़ी रुकवाई और ये गाड़ी तो रंजीत की है, तुम इसमें क्या कर रहे हो? नितिन ने बताया कि उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो उसने रंजीत से गाड़ी उधार ले ली। कुछ देर चुप रहकर नितिन बोला, अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? देखो, मैं कोई राजदार नहीं छोड़ सकता और हाई चांसेस है कि मेरी अमीशा के साथ बलात्कार और जान से मारने में तुम भी भागीदार होगे। कौन अमीशा? जो हमारे ऑफिस में काम करती थी? काश अमीशा होती तो वो तुम्हें बताती। उस दिन उसे बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की थी। तुम कौन हो? क्या अमीशा के पति हो? कभी भी मैंने अमीशा के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। वो तो मेरी बहन जैसी थी। वाह, भाई होने का क्या रिश्ता निभाया है तुमने। क्या तुमने मुझे ये सब बताया? क्या तुमने पुलिस में उन दरिंदों के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई? मैं कैसे मान लूं तुम अमीशा के हितैषी थे? तुम नहीं जानते रंजीत कितना भयानक आदमी है। उसने मुझे मारने की धमकी दी है और वो ये कर भी सकता है। कहते कहते नितिन की आंखों में आंसू आ गए। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, किसी से कुछ नहीं कह पाया। वास्तव में ये मेरी गलती है, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं जिंदा रहने लायक नहीं हूँ, तो तुम मुझे बेशक मौत के घाट उतार दो। मैं तुम्हें सफेद पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। नितिन के कथन में विमल को सच्चाई नजर आई और उसने रिवॉल्वर जेब में रख ली। आप बताइए, उस दिन क्या हुआ था? घटना वाले दिन रंजीत और बजाज जाम पर जाम पिए जा रहे थे। मौसम बहुत खराब था। मैंने जान लिया था कि इन लोगों के इरादे सही नहीं। इन्होंने 5 पेज की टाइपिंग अमीशा को 4:30 बजे दी और कहा, ये बहुत जरूरी है, कल फॉरेन से कुछ खरीदार आ रहे हैं, टाइप करके ही जाना। पूरा स्टाफ चला गया था। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ था। मैंने मौका देखकर अमीशा से कहा, तुम घर ही चली जाओ, कोई भी बहाना बना देना, कहना अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए तुम घर जाना पड़ा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब अमीशा विदा लेने के लिए बजाज और रंजीत के केबिन में गई तो इन्होंने किसी बहाने उसे अंदर भर दिया। फिर ये दोनों कमीने अमीशा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। मुझे जैसे ही अमीशा की आवाज आई, मैं दौड़कर उनके कक्ष में गया। मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं एक मेज से टकरा गया और बेहोश हो गया। बेहोशी में ही मुझे अमीशा की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये लोग वहशी दरिंदों की तरह अमीशा की इज्जत से खेलते रहे। लेकिन वो तीसरा आदमी कौन था जो इनके साथ शामिल था? तीसरा आदमी कौन? कंपनी में तो ये दोनों ही थे। देर रात तक जब मेरी बेहोशी टूटी तब तो मेरे अलावा कंपनी में कोई नहीं था, बस गेट पर सिक्योरिटी थी।
नहीं मिस्टर नितिन, एक तीसरा दरिंदा भी था। या तो आपको मालूम नहीं है या आप छुपा रहे हैं। विमल, मेरे भाई, मेरी बात का यकीन करो, कोई तीसरा आदमी नहीं था। मैं कैसे मान लूं? अमीशा को डिवाइडर रोड पर किसने पहुंचाया? क्या उसको गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने देखा नहीं? विमल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतने गिरे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ देर के लिए इन्होंने गेट से सिक्योरिटी हटवा दी हो। रंजीत अपने काले कारनामे छुपाने के लिए एक बदमाश गैंग को रखता है। उस गैंग का सरगना है माइकल। इस तरह के काम ये लोग उससे ही करवाते हैं। उस दिन भी जरूर अमीशा को सड़क के उस पार फेंकवा दिया होगा ताकि एक्सीडेंट केस लगे। ये माइकल कौन है? कुछ दिनों पहले पेपर में छपा था, मशहूर यूनियन लीडर राधे मंडल ने आत्महत्या कर ली। पर वो आत्महत्या नहीं थी मेरे दोस्त, नहीं थी वो आत्महत्या। माइकल और उनके लोगों ने उसकी मौत को हत्या का रूप दिया था। नितिन, क्या मैं आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूँ कि आप मेरे और रिया के विषय में किसी से कुछ नहीं कहेंगे? मैं खुद इन लोग के पापों से तंग आ गया हूँ। हो सकता है भगवान ने आपको इस पाप का अंत करने के लिए चुना हो। एक अंतिम बात और बता दीजिए, रंजीत की इस बदमाश गैंग से मेरी मुलाकात कहाँ हो सकती है? ये सभी आपको 7 बजे के बाद कमला बार में शराब पीते अय्याशी करते हुए मिल जाएंगे। एक बात और खास है, ये लोग सुपारी किलर भी हैं। पैसा लेकर दूसरी पार्टियों का भी काम करते हैं। उसी रोज मवाली जैसा मेकअप करके विमल 7 बजे के बाद कमला बार में जा पहुंचा। 8 बजे के लगभग बदमाश गैंग बार में दाखिल हुई। इनमें से एक आदमी, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और देखने में पूरा गुंडा लग रहा था, को देखते ही विमल की आंखें लाल हो गई। प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। विमल समझ गया यही वो तीसरा आदमी है जिसने अमीशा पर अत्याचार किया है। उन लोगों ने आते ही शोर शराबा और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विमल ने अपने पास बैठे शराबी से भाषा बदल कर पूछा, अपुन यहाँ नया नया आयला है, कौन है ये गुंडा लोग? बहुत शोर शराबा माचा रहला है। नए हो तो चुपचाप बैठे रहो, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है डेंजर लोग है? अरे अपुन भी कम डेंजर आदमी नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो तो अपुन चुप ही रहेगा। काम का बेकार में क्यों लफड़ा करने का? वैसे ये दाढ़ी मूछ वाला कौन है? अरे बाबू, यही तो है इनका सरदार माइकल। हफ्ता भर विमल ने उन लोगों का पीछा किया, खास तौर से माइकल। पीने के बाद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, सब कुछ मालूम किया। उसने देख लिया कि माइकल 11 बजे के लगभग शराब के नशे में धुत अपने घर जाता है। एक रोज विमल ने 11 बजे के बाद माइकल को फोन किया और बोला, माइकल, अपन महाराष्ट्र से आयला है। तेरे से तेरे फायदे का एक काम है अपन के पास। अगर करेगा तो तेरा भी फायदा है और अपना भी फायदा होगा। अबे तू कौन? तेरे को मेरा नंबर किसने दिया? मुझे तो तू जरूर पुलिस वाला लगता है। चल बंद कर फोन। क्या अपन पुलिस वाला? अपन का भी पुलिस से 36 का आंकड़ा है क्या? तेरे बराबर नहीं, लेकिन अपन भी महाराष्ट्र में छोटा मोटा बदमाश गिना जाता है। एक आदमी का मर्डर करने का है, जिसके एवज में तुझको अपन 20 से 25 लाख तक दे सकता है। 25 लाख की बात सुनकर माइकल की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, तो कल तू मुझे 10 बजे कमला बार में मिल। फेस टू फेस बात करेंगा? ठीक है ठीक है, लेकिन कमला बार में तो तेरा और साथी लोग भी होंगे ना? लगता है तूने मेरे बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर रखी है। ठीक है, तू मुझे हवाई बार में मिलना। अगले रोज विमल माइकल से हवाई बार में मिला। माइकल अकेला ही आया था। विमल का देखकर माइकल को एतबार हो गया कि विमल पुलिस का आदमी नहीं है, और वो जल्द ही उससे घुल मिल गया। सौदा 50 लाख में तय हुआ। माइकल पूरा पैसा एडवांस में चाहता था, लेकिन विमल ने 10 लाख पर राजी किया। कल मैं तेरे को 10 लाख और आदमी का फोटो दे देगा, और जब तू आदमी को खलास करके सबूत मेरे हवाले करेगा तो मैं तेरे को 40 लाख दे देगा। मैंने अभी बस तेरा नाम सुनेला है, पर लगता नहीं कि तूने कोई मर्डर या रेप किया है। छोड़, खून तो अपन भी 1-2 करेला है, बट अभी तक कोई रेप नहीं किया है। तूने किया है क्या कोई? ले, रेप का ना पूछ, दर्जनों रेप किया है अपन ने। किसी लेटेस्ट सा किस्सा सुना जरा अपन को। सुन, अरे अपन का बॉस है ना, इसकी आदत है बलात्कार करके लड़की को ठिकाने लगाने के लिए मुझे सौंप देता है, पर मैं
उनको डायरेक्ट ठिकाने नहीं लगाता, उनके साथ बलात्कार करता हूँ, फिर ठिकाने लगाता हूँ। लास्ट लड़की का नाम क्या था? हाँ, अमीशा। बड़ी मस्त लड़की थी, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मक्खन मलाई। मैंने क्या किया, नशे का इंजेक्शन लगा दिया, फिर मस्त उसके साथ काम करके उसे सड़क पर फेंक दिया ताकि कोई गाड़ी वाला कुचल दे उसको और केस भी एक्सीडेंट का लगे। विमल अपने ऊपर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से से मुंह तमतमा गया था। उसके हाथ का गिलास उसके कसकर पकड़ने से चकनाचूर हो गया। उसे बहुत अधिक दुख हुआ कि कितना कुछ सहा है अमीशा ने। विमल के हाथों से खून बहने लगा। ए भाई, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? कुछ नहीं माइकल, किसी का किस्सा याद आ गया था। चल अब कल मिलेंगे, पर कहाँ? रेलवे सिग्नल के पास एक खंडहर है, वहीं आ जाना माल के साथ। यहाँ तो पैसा वैसा देखने में भाई लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अपने साथ दारू चकना लेकर आऊंगा, वही दोनों भाई पियेंगे। घर जाके विमल ने पूरा किस्सा रिया को सुनाया और माइकल की टेप करी हुई आवाज सुनाई। रिया बहुत देर तक रोती रही। खंडहर बहुत वीराने में था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। विमल ने अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और नकाब। वो समय से बहुत पहले खंडहर जा पहुंचा। उसने वहां एक कड़ी में फांसी का फंदा लटका दिया और वहां से कुछ दूर जाकर छुप गया। माइकल अकेला वहां समय से पहुंचा। थोड़ी देर बाद विमल आया। देख माइकल, अपन समय का कितना पाबंद है। तेरे को वेट तो नहीं कराया ना? ले ये ब्रीफकेस और गिन ले अपने 10 लाख रुपए, और ये ले विदेशी दारू। काफ़ी सारी दारू है, दोनों भाई टून होकर पियेंगे। ये कहकर विमल शराब 2 गिलास में उड़ेलने लगा। माइकल ने कहा, नहीं भाई, इस बोतल का ढक्कन खुला हुआ है, मैं कभी खुली बोतल से नहीं पीता। हो सकता है कि इसमें तूने कुछ मिला रखा हो। अरे अपन भी तो पिएगा ना तेरे साथ? नहीं भाई, मेरे में कुछ उसूल हैं, हजारों दुश्मन हैं मेरे। ये भी तो हो सकता है कि किसी दुश्मन ने तुझे सफारी दे रखी हो मुझे मारने की। वैसे तेरा सोचना भी सही है। ले ये सील बोतल, इसकी सील तू ही खोल। ये हुई ना बात, ला बोतल मुझे दे, मैं बनाता हूँ पटियाला पैक। तूने हाथों में दस्ताने के पहन रखे हैं? अरे कल अपन का हाथ ग्लास से कट गया था यार। हाँ, याद आया। 4-5 पैक पीने के बाद माइकल को चढ़ने लगी। विमल होशियारी से अपने पैक उलट देता था। अब दिखा मुझे फोटो, कौन है मेरा 12वां शिकार। यार, शराब तो तेरी बहुत ही चढ़ रही है। विमल ने देख लिया था कि माइकल अब होश खोता जा रहा है। उसने जेब से एक फोटो निकाली और माइकल को थमा दी। ये फोटो माइकल की ही थी। अपनी फोटो देखकर माइकल आग बबूला हो गया और चीखा, अबे कौन है तू? तेरी मौत। कल बहादुरी से जिस लड़की के बलात्कार की कहानी तुम मुझे सुना रहा था, मैं उसका पति हूँ। धोखा, माइकल के साथ धोखा। उसने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन टूटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर जा गिरा। साले, शराब में तूने क्या मिला रखा है? माइकल, तूने शराब की बोतल का ढक्कन देख लिया, लेकिन ये देखना भूल गया कि बोतल प्लास्टिक की है, जिसमें इंजेक्शन से बेहोशी की दवा मिलाई जा सकती है। जैसे तूने मेरी अमीशा के साथ किया, वैसे ही मैंने तेरे साथ। अब तेरे मरने के बाद ही मेरी अमीशा को इंसाफ मिलेगा। कुछ देर में माइकल अचेत हो गया। विमल ने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। कुछ देर तक माइकल तड़पा, फिर उसके पैर बेजान होकर लटक गए। विमल बैग लेकर बाहर अंधेरे में निकल गया। माइकल की मौत की खबर सुनकर रंजीत बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा जैसे उसका दाहिना हाथ कट गया, लेकिन खुलकर वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि सभी को मालूम था कि माइकल एक नामी गुंडा है। पुलिस की फाइलों में उसके जुल्मों की दास्तान दर्ज थी। माइकल की मौत का पुलिस को कोई रंज नहीं था, फिर भी पुलिस सतर्कता बरत रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बदमाशों के गुटों का आपसी रंजिश का मामला ना हो। ये केस भी आनंद ही हैंडल कर रहा था। लोगों ने बताया कि माइकल जेके इंटरनेशनल में काम करता था, उनके एक क्वार्टर में रहता था। आनंद जेके इंटरनेशनल कंपनी में गया, वहां उसने रिया को देखा। यहाँ कैसे आ रहा हूँ आपका? मिस रिया, आज मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि जब से आपने ये कंपनी ज्वाइन की है, यहाँ एक नहीं 2 मर्डर हो चुके हैं।
रिया को घबराता देख आनंद ने कहा, अरे रिया, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम माइकल जानती हो ना? जी, आज तक मैंने माइकल की सूरत तक नहीं देखी। कौन है ये माइकल? अरे, आप ही की कंपनी में काम करता है। वैसे तुम्हारे बॉस कहाँ बैठते हैं? रिया ने रंजीत के केबिन की तरफ इशारा किया। ठीक है, आज शाम को मिलते हैं। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम मेरा इंतजार करना। आनंद ने रंजीत से सवाल किया, माइकल आपकी कंपनी में क्या काम करता था? क्या आप बता सकते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की? वो बहुत मेहनती था और थोड़ी दूर पर हमारे मजदूरों के क्वार्टर में रहता। मेरे हिसाब से माइकल की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। देखते हैं, अभी तो आत्महत्या का केस ही लग रहा है। मैंने बाहर कई श्रमिकों से पूछा तो उन्होंने बताया मालिकों का गुंडा था। रंजीत ने गुस्से से कहा, बकवास लगाते हैं सारे, जलते होंगे उससे। हो सकता है, लेकिन उसकी और दूसरे मजदूरों की पगार में शायद जमीन और आसमान का अंतर था। तभी तो मैं कह रहा हूँ माइकल सबसे अलग था। रंजीत जी, अब आप मेरी इंटेलिजेंस की तौहीन कर रहे हैं। तो सुनिए, आप झूठ बोल रहे हैं। माइकल शहर का नामी गुंडा था। उस पर 15 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से 11 के करीब तो उस पर मर्डर के चार्जेस हैं। फिर आनंद ने नितिन से पूछा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, लेबर के कर्ता धर्ता रंजीत ही हैं। मैं तो यहाँ पर केवल फाइनेंस देखता हूँ। माइकल के विषय में मिस्टर रंजीत ही बता सकते हैं। रंजीत ने इंस्पेक्टर के लिए चाय नाश्ता मंगाया और दूसरे कक्ष में ले गया। ड्रॉर खोलकर 2000 के नोटों की 20 गड्डियां देते हुए कहा, रख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, बच्चों की मिठाई के लिए हैं। और कैसे भी माइकल के हत्यारे का पता लगाइए। मुझे लगता है कि बजाज और माइकल की मौत में कोई रिश्ता है। दोनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए हैं। पहली बात रंजीत साहब, ये नोटों की गड्डियां अपने पास ही रखी है, क्योंकि मैं अभी बाल बच्चे वाला नहीं हूँ। और दूसरा, मेरा पेट अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इतना मीठा खा सकूं। वो क्या है ना, थोड़ी डायबिटीज की समस्या है। दूसरे, ये आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किया? इंस्पेक्टर, न जाने क्यों आपने बजाज का केस बंद कर दिया। आप उस सरदार को ढूंढ निकालिए, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी इस केस को क्रैक कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। बाहर रिया ने कैबिन में हो रही बातों को ध्यान से सुना और विमल को फोन पर जानकारी दी। शाम को रिया और आनंद रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी और स्नैक्स ले रहे थे। यार, तुम्हारा मालिक रंजीत बड़ा विचित्र आदमी है। पूरे शहर को पता है कि माइकल नंबरी क्रिमिनल था और उसने आत्महत्या की है, लेकिन मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि उसके कातिलों को पकड़ो। आज बेवकूफ ने पुलिस कमिश्नर से भी मुझ पर दबाव डलवाया। अब देखो, थाईलैंड वाला केस कब का बंद हो चुका है, पर उसे अभी भी उस सरदार पे संदेह है। कमिश्नर मुझे हिदायत दे रहे थे, थाईलैंड का केस ओपन करके सरदार की तलाश करो। एक बात सच सच बताओ रिया, तुम्हें सरदार के बारे में कुछ मालूम है, कुछ पता है तो बताओ मुझे। सरदार का नाम सुनकर रिया अंदर ही अंदर सिहर उठी। मैंने बताया ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बेकार में केस के बारे में बात करके अच्छे वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? तुम ठीक कह रही हो। चलो, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। इसी हफ्ते मेरी मम्मी आ रही हैं। मम्मी और तुम्हारे जीजू से बात करके तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। 2 दिन बाद रिया रंजीत के कैबिन में बैठी थी और रंजीत फाइलों को देख रहा था और उन पर दस्तखत कर रहा था कि तभी इंस्पेक्टर आनंद का फोन आया। मैं उस थाईलैंड वाले सरदार को पकड़ने के काफी नजदीक पहुंच गया हूं। ये सुनते ही रिया परेशान सी हो गई। रंजीत हंसते हुए बोला, ये हुई ना बात, आप सरदार को पकड़ लो और समझो कि आपका प्रमोशन पक्का। मैं कमिश्नर साहब से आपकी सिफारिश करूंगा। रिया तुरंत पानी पीने के बहाने केबिन के बाहर निकली और मोबाइल तलाश करने लगी, जो रंजीत के केबिन में ही छूट गया था। उसने जल्दी से कंपनी का लैंडलाइन उठाया और विमल को फोन लगाया। इंस्पेक्टर आनंद का अभी अभी रंजीत को फोन आया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने थाईलैंड के सरदार को खोज निकाला है और वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे।
जीजू मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम सावधान रहना। थोड़ी देर बाद रंजीत हंसता हुआ केबिन से बाहर निकला और रिया की सीट के पास आकर बोला, आज बहुत खुशी का दिन है, सारे काम बनते चले आ रहे हैं। आओ जरा फार्म हाउस तक चलना है, फिर आज रात जश्न होगा। सर अभी मेरा बहुत काम बाकी है, प्लीज अभी मैं नहीं जा सकती आपके साथ। अरे गोली मारो कामों को, जब इतनी खुशी की खबर है एक साथ नहीं मिला करती। चलो मेरे साथ। रिया को लगा अगर वो ज्यादा मना करेगी तो रंजीत को शक हो जाएगा। रंजीत ने रिया को पीछे की सीट पर बैठाया और खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर से बोला, चलो गाड़ी को फार्म हाउस ले चलो। फार्म हाउस कंपनी से 10 किलोमीटर दूर था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी दूर पर काली वर्दी में रंजीत के 2 गनमैन खड़े थे। रंजीत ने ड्राइवर को गाड़ी धीरे करने को कहा और इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, दोनों तरफ से दोनों गनमैन बंदूकें लेकर कार में बैठ गए। डर के कारण रिया पसीना पसीना हो गई। रंजीत ने कहा, घबराओ मत रिया, ये दोनों हमारी सेफ्टी के लिए हैं। लो इतने ये टेप सुनो और अपना मनोरंजन करो। गाड़ी में रिया की आवाज गूंजने लगी। जीजू मैं रिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर आनंद का अभी भी रंजीत को फोन आया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने थाईलैंड के सरदार को खोज निकाला है। रंजीत हंसता हुआ कर्कश स्वर में बोला, क्या बेबी, अच्छा लगा ये टेप रिकॉर्ड? ये मधुर आवाज तुम्हारी ही थी ना। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैं अपने आस्तीन में सांप पालता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। अब मैं समझ गया हूं, तुम लोग मुझसे हमेशा की मौत का बदला लेना चाहते हो। क्यों, अब डर लग रहा है ना? लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हारे मरने में अभी वक्त है। पहले जरा विमल को फोन लगाओ और उसे बताओ कि रंजीत फार्म हाउस पर अकेला है। उससे कहो रंजीत को मारने का ये अच्छा मौका है। कहना कि तुम्हें ऑफिस में देर लगेगी, चलो जल्दी करो, नहीं तो मेरे गनमैन हरकत में आ जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने कोई भी इशारा करने की कोशिश की तो तुम यहीं मरोगी। विमल को ढूंढकर तो मैं कभी भी मार ही डालूंगा। रिया ने रोते रोते विमल को फोन किया। हेलो जीजू, ऑफिस में देर लगेगी। जीजू रंजीत अपने फार्म हाउस में जा रहा है, वो अकेला ही है। ये अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। मैं आपको फार्म हाउस का एड्रेस भेज रही हूँ, ट्रैक कर लेना। और हाँ जीजू, कहते हुए रिया की नजर रंजीत पर गई। रंजीत ने चेतावनी देते हुए अपनी उंगली रिया को दिखाई। कुछ नहीं जीजू, मोबाइल से ट्रैक कर लेना। फोन रखकर कुछ देर विमल सोचता रहा। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। रिया कुछ परेशान सी लग रही थी और वो बार बार ट्रैक कर लेना ऐसा क्यों कह रही थी। तभी विमल को याद आया, रिया के नए फोन में सेल्फ ट्रैकिंग मैकेनिज्म है जिससे विमल रिया को कभी भी ट्रैक कर सकता है। विमल ने तुरंत अपने फोन की ऐप को खोला और रिया के फोन से ट्रैक करने लगा। ट्रैकिंग सिग्नल देखकर वो हैरान रह गया। रिया के मोबाइल का सिग्नल रंजीत के फार्म हाउस से ही आ रहा था। अब विमल को सारा माजरा समझ में आ गया। विमल ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर को जेब में रखा, गाड़ी को तेजी से गैरेज से निकाला और जैसे ही गेट पर पहुंचा, पुलिस जीप ने उसका रास्ता रोका। अंदर से इंस्पेक्टर आनंद बाहर आया। मिस्टर विमल, बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, ये फोटो देखकर बताइए क्या आप इसको जानते हैं? आनंद ने थाईलैंड के सरदार की फोटो विमल को दिखाई। मैं सरदार को नहीं जानता, मैंने इसे कभी नहीं देखा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुकिए, अब इस तस्वीर को देखकर बताइए इसे पहचानते हैं क्या? ये कहकर आनंद ने एक ऐसी फोटो दिखाई जिसमें सरदार की पगड़ी और दाढ़ी मूछें डिजिटली हटा दी गई। ये शख्स एकदम विमल जैसा लग रहा था। दोनों फोटो आप ही की है ना? मैंने अपने छोटे भतीजे से उसके कंप्यूटर पर बनवाई है। आजकल के बच्चे हमसे कई सदी आगे हैं। खैर, मिस्टर बजाज और माइकल की हत्या के शक में मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। साफ हो गया है कि घटना वाले दिन आप और रिया उस होटल में मौजूद थे। कहिए, आपको कुछ कहना है?
मुझे कुछ नहीं कहना आनंद, मुझे जाना है। तुम्हें अगर मारना है तो मेरी पीठ पे बेशक गोली मार देना, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन इस समय मेरा कहीं पर पहुंचना बहुत जरूरी है। रिया की जिंदगी और मौत का सवाल है। रिया का नाम सुनकर आनंद चौंक गया। क्या हुआ रिया को? विमल ने माइकल का रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो आनंद को सुनाया। इंस्पेक्टर आनंद, अमीशा के साथ इन तीनों दरिंदों ने बलात्कार किया और बेरहमी से उनका खून किया। मेरी अमीशा उस समय गर्भ से थी। तो थाने में आपको इसकी रिपोर्ट करानी चाहिए थी। कोशिश की थी सर, लेकिन उस समय आप जैसा इंस्पेक्टर थाने में नहीं था। इंस्पेक्टर राघव ने हमें बेइज्जत करके धमका कर थाने से निकाल दिया था। आप इस बात की तस्दीक अपने हेड कांस्टेबल शिंदे से कर सकते हैं। रंजीत कमीना रिया को किडनैप करके अपने फार्म हाउस पर ले गया है। रिया मेरी अमीशा की आखिरी सौगात है। मैं जान पर खेल कर भी रिया को बचाऊंगा। आप चाहे तो मुझे गोली मार दीजिए। आनंद ने कहा, पहले तो तुम ये पेन अपनी जेब में लगाओ। रिया थाने में भूल गई थी, उसको दे देना और मेरे साथ थाने चलो। खुद को पुलिस के हवाले करने आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रिया की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर विमल गाड़ी में बैठा और तेजी से उसे लेकर बाहर निकल गया। आनंद वहीं खड़ा देखता रहा और कुछ देर बाद उसने पिस्तौल अपने होल्स्टर में रख ली। निकलने से पहले विमल ने 2-3 विमल इंडस्ट्रीज की केमिकल से भरे केन गाड़ी में डाल लिए थे। रंजीत का फार्म हाउस बहुत ही विशाल था। सामने रॉयल फार्म हाउस का बोर्ड लगाया था और एक विशालकाय बिल्डिंग थी। एक हॉल के अंदर रंजीत के गनमैन खड़े हुए थे। विमल ने गाड़ी कच्चे रास्ते में उतारकर थोड़ी दूर पर खड़ी कर दी। एक छोटी केमिकल की केन और तौलिया लेकर वो बाउंड्री वॉल पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। बाउंड्री वॉल काफी ऊंची थी। विमल वहां पड़ी हुई कुछ ईंटें लगाकर बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया। जब उसने देखा गनमैन दूसरी ओर देख रहे हैं तो वो केन लेकर नीचे कूद गया और हरी भरी घास में छुपता हुआ बिल्डिंग के पास पहुंच गया। उसने तौलिए को फुटबॉल जैसा बनाया और उसमें खूब सारा केमिकल छिड़ककर आग लगाई और फिर उसे बुझा दिया। विमल ने फुटबॉल को पूरी ताकत से उन लोग की ओर फेंक दिया। तौलियों के गिरते ही केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। देखते ही देखते वो तीनों बेहोश होकर नीचे गिर गए। विमल ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। उसने देखा रंजीत रिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। विमल की आंखों से ज्वालामुखी फट गया। रंजीत को देखकर विमल की आंखें अंगारे बरसाने लगी। रिया रो रही थी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। विमल तेजी से उन लोगों की ओर झपटा। रंजीत ने उसे देख लिया। उसे आश्चर्य भी हुआ कि उसके आदमियों ने विमल को क्यों नहीं रोका। रंजीत ने फुर्ती से रिया को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगा दी। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं तो मैं रिया को गोली मार दूंगा। 15 फीट की दूरी पर विमल के कदम ठिठक गए। रंजीत ने विमल को धमकाते हुए कहा, फेंक दे अपनी पिस्तौल वरना गोली चल जाएगी और रिया भी अमीशा के पास पहुंच जाएगी। विमल ने पिस्तौल को जमीन पर फेंकते हुए कहा, छोड़ दे रिया को, उसने जरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन मुझे तो इसका बहुत कुछ बिगाड़ना है। रंजीत ने अपने आदमियों को आवाज लगाई, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। रंजीत, तेरे सारे आदमी बेहोश पड़े हैं और 2 घंटे तक होश में नहीं आएंगे। तू रिया को छोड़ दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। अबे चुप साले, हो सकता है कि तूने मेरे आदमियों को बेबस कर दिया हो, लेकिन अभी रानी मेरे कब्जे में है। मेरे हाथ में पिस्तौल है और तू निहत्था खड़ा है। अब मैं पहले तुझे अमीशा के पास पहुंचाऊंगा और फिर थोड़ा रिया के साथ खेलूंगा। विमल रंजीत की ओर झपटा, लेकिन तभी रंजीत ने गोली चला दी। गोली विमल के बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई। विमल कराह उठा। उसने कसकर अपने कंधे को दबा लिया। रिया रोने लगी और शोर मचाने लगी। शोर मत मचा लड़की, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सहना है। ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया। मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। देख इस बार कैसे मेरी गोली इसका सीना छलनी कर देती है। मत करो इतना अत्याचार, रहम करो हम पर। मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरे जीजू को छोड़ दो। तभी एक और फायर की आवाज से हॉल गूंज उठा।
रिया ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन अचानक वो रंजीत के शिकंजे से छूट गई और रंजीत सोफे पर गिर गया। विमल और रिया ने आश्चर्यचकित होकर गेट की ओर देखा। इंस्पेक्टर आनंद आ गया था और गोली उसने रंजीत की टांग में मारी थी। आनंद ने कहा, साले, रिया के साथ जबरदस्ती करेगा और विमल पर गोली चलाएगा। अब और कुछ नहीं, तू अमीषा के साथ बलात्कार, उसकी और उसके बच्चे की मौत, रिया के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास और विमल को मारने के इरादे से उस पर गोली चलाने के फलस्वरूप फांसी पर लटकाया जाएगा। रिया और विमल के चेहरे खिल उठे थे। एक दहशत का वातावरण जो छाया हुआ था वो दूर हो चुका था। विमल ने रिया को पेन देते हुए कहा, लो, ये पेन तुम थाने में भुलाई थी। ये मेरा पेन नहीं है। नहीं, ये पेन मेरा है, मुझे दो। क्या? आप तो कह रहे थे। दरअसल जो पेन मैंने तुम्हारे जेब में लगाया था उसमें वॉइस और वीडियो रिकॉर्डर लगा हुआ है। इसके गुनाहों का काला चिट्ठा दर्ज हो गया हुआ उसमें। आनंद ने रिया से कहा, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने कपड़े ठीक कर लो। वह तीनों रंजीत की ओर से थोड़ा असावधान हो गए थे। अचानक रंजीत ने अपनी रिवॉल्वर उठा ली और उन लोगों पर फायर करने लगा। विमल ने फुर्ती से आनंद की रिवॉल्वर छीनकर रंजीत पर गोली चला दी। रंजीत ढेर हो गया। विमल ने दोनों हाथ आनंद की ओर बढ़ा दिए और कहा, वायदे के अनुसार मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन किस जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करूं? फाइलों में दर्ज है कि बजाज की मौत एक एक्सीडेंट थी, माइकल ने आत्महत्या की थी और रंजीत का गुनाह सबसे अधिक है, उसने तुम पर गोली चलाई यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, रिया के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया यानी अटेम्प्ट टू रेप, अमीषा के साथ बलात्कार किया जो कि उस समय गर्भवती थी, उसका खून यानी रेप एंड मर्डर। तुम यह भूल जाओ कि तुमने रंजीत पर गोली चलाई है। दूसरी गोली भी मैंने चलाई। लेकिन मेरी थाईलैंड वाली तस्वीर का क्या? अरे वो काम तो मेरे 15 साल के भतीजे ने किया है। पुलिस वालों के पास तो ऐसे डिजिटल आर्टिस्ट होते ही नहीं। और रंजीत के गुनाह के सामने आने के बाद में इसके खून में किसी की दिलचस्पी नहीं रहेगी। ये केस जल्द ही बंद हो जाएगा, समझे? नहीं समझे तो धीरे धीरे समझ जाओगे जीजू। आनंद ने रिया की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी पुलिस वालों से दोस्ती अच्छी भी होती है। रिया मंद मंद मुस्कुराने लगी। उसे लगा कि कई दिनों के बाद वो खुलकर हंसी है। विमल दूर अंधेरे में देखने लगा। जिंदगी के खोए सिरे शायद फिर से दिखने लगे। कहानी लिखने पढ़ने का शौक हम दोनों को बचपन से था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब पीछे रह गया। अब जब बच्चे बड़े हुए, सक्षम हुए, तो उनके और अपनों के प्रोत्साहन पर हमने अपनी सेकंड इनिंग में फिर से लिखना प्रारंभ किया है। यह कहानियाँ जो हम आपको भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर आपका मनोरंजन कर सकें।